हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमोघ नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसी जो अभी करंटली आई है CRE बोले तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इस वैकेंसी को जो करवाता है वो दिल्ली एम्स करवाता है। आइए अपन बात करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या कितनी वैकेंसी होने वाली है, कब वैकेंसी होने वाली है, कितनी फॉर्म की फीस रहने वाली है और एग्जाम कब होने वाला है और एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो अपन डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या इसके कंडीशन रहने वाली है। तो आइए देखिएगा, बात करते हैं अपन CRE बोले तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया है 7/1/25 को, जो इस प्रकार है, देखिएगा। देखिएगा, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो अपने CRE के जो फॉर्म है वो 7/1/25 से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 31/1/25 रहने वाली है। 7 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 31 जनवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद बात करें कि इसके अंदर जो स्टेटस की बात करें, इसके अंदर जो स्टेटस की बात करें वो आपको कब दिखेगा, 11 तारीख को 11 फरवरी 2025 के तक आप क्या देख सकते हो, स्टेटस देख सकते हो। अगर फॉर्म में अगर कोई भी आपको करेक्शन करना है तो वो करेक्शन आप कब कर सकते हैं, वो करेक्शन आप कर सकते हैं 12 से 14 फरवरी तक को कर सकते हैं। 2 दिन के लिए आपको ओपन होगा पोर्टल और उस पर जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। वैसे जनरली जो दिल्ली एम्स एग्जाम करवाता है उसके अंदर जो एडमिट कार्ड आते हैं वो आते हैं 3 days बिफोर, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं। और एग्जामिनेशन की जो सिटी है वो 7 days बिफोर देखने को मिलते हैं। 7 days पहले आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम जो सेंटर है वो कहाँ होने वाला है और एग्जाम सिटी के जिस सिटी में आपको सेंटर मिलेगा उस सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर है जो कहाँ रहने वाला है वो कब बुक रिलीज होगा, 3 days बिफोर एग्जामिनेशन। बात करें, देखो नई चीज है ये टेस्ट ऑफ स्किल टेस्ट की बात करें, डेट ऑफ स्किल टेस्ट की, तो इन्होंने बोला है कि टू बी नोटिफाइड लेटर। अभी डिक्लेयर नहीं किया है CRE ने कि स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो बाद में बताने वाले हैं। बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन की जो डेट है वो रहने वाली है आपकी 26 फरवरी से 28 फरवरी को रहने वाली है। क्योंकि जो CRE एग्जाम है उसके अंदर बहुत सारे वेरियस पोस्ट का एग्जाम है, तो अलग अलग डेट दी गई है, 2 डेट दी गई है। 2 डेट में से किसी भी एक डेट को नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। आइए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई किसकी बात, आपके फॉर्म की रिगार्डिंग कि कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कब फॉर्म की क्लोजिंग होगी, कब आप आपके फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं और उसका जो है कब आप करेक्शन कर सकते हैं और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST के अंदर जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर दिया जाएगा और OBC के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 3 ईयर दिया जाएगा। और PWBD यानी कि पर्सन हु बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है उनको दिया जाएगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, फॉर्म की फीस की अगर बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आखिरकार कितने पैसे लगने वाले हैं फॉर्म के अंदर। तो बात करें जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 3000 रहने वाली है। कितने रहने वाली है, 3000 रहने वाली है। SC और ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए जो फीस रहने वाली एग्जाम की वो रहने वाली है 2400 या 2400 रहने वाली है।
जो पर्सन हूँ, जो डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन हैं, उनके लिए यह एग्जाम फीस फ्री रहने वाली है, उनको छूट दी गई है, उनकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। आगे बात करते हैं, ये तो होगी फीस के रिगार्डिंग बात। एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं, तो एडमिट कार्ड देखो एग्जाम से 3 डेज बिफोर रिलीज किए जाएंगे, और जो आपको सिटी अलॉट की जाएगी वो 7 डेज बिफोर एग्जाम से 7 डेज पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पे आएगा, और आपका उस सेंटर के अंदर कौन से सेंटर पे आपका एग्जाम होने वाला है वो आपको 3 दिन पहले डिक्लेयर किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसके लिए अगर मान लीजिए स्किल टेस्ट होता है तो उसके लिए सेपरेट एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, अलग से सेपरेट एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा इसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। आगे बात करते हैं, देखिएगा एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम के पैटर्न में देखिएगा एग्जाम के जो पैटर्न है उसके अंदर क्या रहने वाला है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सीबीटी बेस्ड होगा, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट होगा और ऑनलाइन होगा। इसके अंदर जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 19 मिनट रहने वाला है। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है 19 मिनट रहने वाला है, यानी कि 1.5 आवर रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 1.5 आवर रहने वाला है। और जो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। और आपका जो टोटल एग्जाम है वो रहने वाला है 400 मार्क्स का रहने वाला है। आगे बात करें कि जो एग्जाम के अंदर जो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है कैसा रहने वाला है, 100 जो क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से 25 एमसीक्यू जो रहने वाले हैं वो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के रहने वाले हैं। बाकी जो रिमेनिंग है 75 जो एमसीक्यूज है वो आने वाले हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट से, यानी कि आपके नर्सिंग से रिलेटेड आने वाले हैं। बात करें आगे कि पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होने वाला है। जो पेपर के पैटर्न को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एवरी सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखिएगा आगे बात करते हैं कि ईच सेक्शन विल बी अपेयर 1 बाय 1। एक सेक्शन अपेयर होगा, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन अपेयर होगा, फिर तीसरा सेक्शन अपेयर होगा। ऐसे करते हुए टोटल 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। एक टाइम पर एक ही सेक्शन विजिबल होगा, एक्टिव रहेगा। उसको आप कंप्लीट करने के बाद 18 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा और आप नेक्स्ट सेक्शन को कर पाएंगे। ऐसे करते करते आप एवरी बाय एवरी सभी सेक्शन होंगे। अगर आपने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है और आप दूसरे सेक्शन में चले गए हैं, तो अब आप चाहते हैं कि मैं पहला सेक्शन ओपन करके क्वेश्चन सोल्व करना चाहूं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट में आपको जो सेक्शन ओपन है उसको कंप्लीट अच्छे से रीड करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, उसी के बाद आप सेकंड सेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो क्या रहने वाला है। बात करें अपने जो नर्सिंग की बात करें तो उसके अंदर जो मीडियम रहने वाला है वो पेपर का इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। पेपर आपका इंग्लिश में देखने को मिलेगा। आगे बात करें क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया की क्या क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिएगा ईच क्वेश्चन इक्वल मार्क, एवरी क्वेश्चन इक्वल मार्क का है और एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, वो रहने वाली है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। कितनी रहने वाली है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है तो आपका 1/4 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो रहने वाला है कितना? 40% रहने वाला है। जबकि ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग वो है 35% रहने वाला है। जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो कितना है? 30% है। यानी कि जनरल कैटेगरी वाले के लिए कितना रहने वाला है? 40% रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 40% रहने वाला है।
ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35% क्राइटेरिया रहने वाला है और SC ST कैंडिडेट के लिए कितना रहने वाला है, 30% क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी कि कहें कि अगर 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर है तो उसके अंदर 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, तो जनरल और ओबीसी जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आप क्वालिफाई करेंगे। अगर 35 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं तो आप सही हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं और ST SC के लिए 30। आगे बात करें कि PWBD कैंडिडेट के लिए जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है, 30% है। कितना है, 30% है। आगे बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि एग्जाम सेंटर के अंदर एक ही रैंक पे 2-3 बच्चे आ जाते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे सेम मार्क्स लेकर जाते हैं, तो उनके लिए फिर जो रैंक बनेगी वो कैसे बनने वाली है देखिएगा। अगर जब 1 कैंडिडेट या उसके जैसे मोर देन 1 कैंडिडेट आ जाता है किसी भी इक्वल मार्क्स पे, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जो फर्स्ट रैंक दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, जिसने क्या किया है, अपने डोमेन एरिया में, अपने डोमेन सब्जेक्ट में क्या किया है, हायर मार्क्स लेके आया है। अपने डोमेन सब्जेक्ट में यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा हायर मार्क्स लेके आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद भी अगर रिजोल्यूशन नहीं होता है तो जो जनरल पार्ट में जो ज्यादा मार्क्स लेके आता है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर भी रिजोल्यूशन नहीं होता है तो उन पर्सन्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिसने कम आंसर गलत किए हैं, यानी कि जो रॉन्ग आंसर है वो कम किए हैं, उस पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी। और फिर भी अगर रिजोल्यूशन नहीं होता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ DOB के आधार पर उसको क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसकी जो जितना ओल्ड होगा, जिसकी जितनी डेट ऑफ बर्थ ओल्ड एज होगा, जिसकी जितनी ज्यादा एज होगी उसको क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर जो नर्सिंग की वैकेंसी है, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो देखिएगा, बात करें अपन नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करते हैं पहले कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। देखिएगा, बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, देखिए नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो वैकेंसी है वो किसकी वैकेंसी है, ESIC की वैकेंसी। किसकी वैकेंसी है, ESIC बोले तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है नर्सिंग ऑफिसर के लिए वो है BSc नर्सिंग होना जरूरी है। पर्सन को BSc नर्सिंग होना जरूरी है किसी भी इंस्टीट्यूट से, या जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उसके साथ में अगर किसी, या फिर क्या होना चाहिए, पोस्ट BSc नर्सिंग होना जरूरी है। BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग अगर किसी पर्सन ने कर रखी है तो उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। किसके लिए, ESIC वाली वैकेंसी के लिए। जबकि बात करें GNM वैकेंसी के लिए, अगर इसी के लिए GNM के लिए बात करें तो GNM वाली वैकेंसी के अंदर जो रहने वाला है, डिप्लोमा अगर किसी ने कर रखा है तो उसके साथ में उसको क्या होना चाहिए, उसको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड 50 बेड पे उसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही एलिजिबिलिटी माना जाएगा उस पर्सन को। बात करें नर्सिंग ऑफिसर RIMS, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल जो है, उसके अंदर भी जो क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग वाले के लिए सेम रहने वाली है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले के लिए वही सेम रहने वाली है। GNM वाले पर्सन के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस ये 50 बेडेड हॉस्पिटल में। नेक्स्ट बात करें PHN वैकेंसी आई हुई है एम्स ऋषिकेश के अंदर। इसके अंदर BSc नर्सिंग के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए क्या, BSc नर्सिंग होना चाहिए साथ, या फिर किसी को पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए, या अपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या नर्सिंग काउंसिल से, उसके साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का, साथ में उसको कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज भी होनी चाहिए। वो पर्सन एलिजिबिलिटी है किसके लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी CRE के थ्रू आई हुई है, जिसके अंदर मेजोरिटी में जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उनका सभी का जो क्वालिफिकेशन है सभी एम्सों का सेम जैसा रहने वाला है। एम्स नागपुर के अंदर भी वही सेम है, BSc नर्सिंग 4 ईयर होना चाहिए आपको, साथ में आपको क्या होना चाहिए, या पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए,
उसके साथ में ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और उसके साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस 200 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बाकी अदर एम्स हैं उसके अंदर जो एसएनओ की जो वैकेंसी है उसके लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओनली नागपुर के अंदर 200 बेडेड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आगे बात करते हैं कि आखिरकार कितनी पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। तो देखिएगा, बात करते हैं अपन सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की। बात करने वाले अपन सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर के अंदर कितनी पोस्ट है देखिएगा। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की वैकेंसी है ईएसआईसी के अंदर 460 वैकेंसी है। किसके अंदर? ईएसआईसी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की। और मेल की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो है 113 वैकेंसी रहने वाली है ये। और रिम्स इंफाल की अगर बात करें तो इसके अंदर जो फीमेल की नर्सिंग वैकेंसी है वो कितनी है? 13 वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है। और मेल्स की जो वैकेंसी है रिम्स के अंदर इंफाल के अंदर वो है 3 वैकेंसी। पीएचएन पब्लिक हेल्थ नर्स की जो वैकेंसी है वो एम्स ऋषिकेश के अंदर उसकी एक पोस्ट है, वो है जनरल कैटेगरी की। इसके आगे बात करते हैं, ये होगी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की बात। काफी अच्छी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। आगे बात करते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी रहने वाली है देखिएगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की फीमेल की जो वैकेंसी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल जम्मू के अंदर जो रहने वाली वैकेंसी है वो कितनी है? 15 है। जबकि मेल की जो वैकेंसी है जम्मू एम्स के अंदर वो है 6 वैकेंसी है। बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल की, नागपुर के अंदर जो वैकेंसी है वो है कितनी? 12। कितनी वैकेंसी है? 12 वैकेंसी है। जबकि फीमेल की नागपुर के अंदर कितनी वैकेंसी है? 46 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? 46 वैकेंसी है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल की बात करें एम्स पटना के अंदर तो उसके अंदर जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है। जबकि फीमेल की जो वैकेंसी है एम्स पटना के अंदर वो 31 वैकेंसी है। कितने वैकेंसी है? 31 वैकेंसी है। बात करें एम्स रायबरेली की, एम्स रायबरेली के अंदर मेल की जो वैकेंसी है वो 9 है। जबकि फीमेल की एम्स रायबरेली के अंदर वैकेंसी है कितनी है? 40 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 40 वैकेंसी है। बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा की बात करें, एम्स बठिंडा के अंदर मेल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 2 वैकेंसी है। जबकि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की जो वैकेंसी है वो है बठिंडा के अंदर 12 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 12 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं आगे बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स दियोगढ़ के अंदर जो मेल की वैकेंसी है वो है 5 वैकेंसी है। जबकि फीमेल की है एम्स दियोगढ़ के अंदर 18 वैकेंसी है। नेक्स्ट एम्स गोरखपुर की बात करें, एम्स गोरखपुर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल की जो वैकेंसी है वो है ओनली 1 वैकेंसी है। जबकि एम्स गोरखपुर के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 9 वैकेंसी है। जबकि ये अपनी वैकेंसी रहने वाली है किसके अंदर? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एम्स के अंदर। आफ्टर फॉर्म फिल के बाद में अगर फिर भी आपके कोई क्वेरी होती है, कोई आपको क्वेरी रहती है तो आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो रहने वाला है ओपन रहने वाला है 10 AM से 5 PM तक मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे को 10 AM से 1 PM तक रहने वाला है। टोल फ्री नंबर है 1800117898। तो बच्चों अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने मन में धार लीजिए कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
और 2025 के अंदर अपने आप से वादा कीजिए और मुझे बनकर दिखाना है एक नर्सिंग अधिकारी। यो जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, पंखों को खोल प्यारे, ये जमाना उड़ान देखता है। लगे रहिए, बने रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।